जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो? अगर हाँ, तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद आपका जो तैयारी करने का तरीका है 100% चेंज हो जाएगा। आप सभी ने भी नोट किया होगा, पिछले 1-1.5 सालों से जेवीटी टेट का जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। अब कितना चेंज किया गया है ये आपको ही पता है। अगर आप पुराने तरीके से ही तैयारी करे जा रहे हो तो इस बार जो आपका टैट है उसको क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने खुद ही नोट किया होगा इस बार कितनी हाई फाई लेवल की चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो पुराने तरीके से ही तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहूँ तो ये जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो डीप चीज़ों में से निकाले गए हैं। आपने भी चीज़ों को एनालाइज करना है कि हमें भी जो तैयारी है वो इसी तरह से करनी है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से तैयारी करोगे, गारंटी ले सकता हूँ मैं, आपका 100% टैट क्वालिफाई होगा और आपके टैट में 120 से ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर गिवन बाई कोहलबर्ग। जो कोहलबर्ग है उसके द्वारा नैतिक विकास के कितने स्तर दिए गए हैं। लेवल मीन्स स्तर। ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब सबसे पहले तो हमें यही चीज़ पता लगी, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बन गया कि ये जो मोरल डेवलपमेंट है इसकी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कोहलबर्ग के द्वारा। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप नोट कर रहे हो तो आपने ये चीज़ जरूर नोट करनी है। अभी हम दोस्तों बात करेंगे लेवल्स की। कोहलबर्ग का क्या मानना था? कोहलबर्ग ये चीज़ मानते थे कि बच्चे में जो नैतिकता विकसित होती है, यानी कि बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, स्टेज बाय स्टेज होती है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो कोहलबर्ग ने जो पहला लेवल है वो कौन सा बताया हुआ है? पहला बताया प्री कन्वेंशनल। यहाँ पे दोस्तों जो प्री कन्वेंशनल हमारा लेवल है उसमें कोहलबर्ग ने क्या कहा है कि इसमें बच्चे की जो नैतिकता है वो 0 है। बच्चे को नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ मैं करूँगा, अगर गलत चीज़ मैं करूँगा तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये चीज़ बच्चे को पहले लेवल में नहीं पता होती। कौन सा लेवल है? ये हमारा प्री कन्वेंशनल। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या चीज़ बताई हुई है दोस्तों? इसमें यह बताया हुआ है कि बच्चा जो है अपनी नैतिकता किसके रूप में विकसित करता है? जो हमारा समाज है। जैसा हम बच्चे को गुण देंगे, जैसा काम हम बच्चे के सामने करेंगे, बच्चा उसी के बेस पे अपनी जो मोरालिटी है उसको डेवलप कर लेगा। अगर हम ऐसा चूज़ करेंगे, ऐसा बच्चे के सामने शो करेंगे कि किसी का मर्डर करना एक अच्छी बात है, आम बात है, तो बच्चे का जो बिहेव है वो वैसा ही हो जाएगा। बच्चा भी ऐसी चीज़ों को ही इतना ईजी समझने लग पड़ेगा कि हाँ भाई, बाकी लोग जो सोसाइटी में कर रहे हैं तो मेरे लिए भी इजी है। इट मीन्स ये कोई बुरा काम है ही नहीं क्योंकि इसको सारे लोग कर रहे हैं। तो ये जो हमारी कन्वेंशनल स्टेज है ये यही कहती है कि बच्चे की जो मोरालिटी है वो किसके ऊपर निर्धारित होती है? समाज के ऊपर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा यहाँ पे लेवल आ रहा है, ये हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। अब बच्चा इस लेवल तक पहुँच गया पोस्ट कन्वेंशनल। बच्चा अपने दिमाग का यूज़ करके चीज़ों को एनालाइज करके खुद ही इस चीज़ का डिसीजन ले पाएगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो ये जो हमारे 3 लेवल्स है कोहलबर्ग ने दिए हैं किसमें? अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर गिवन बाई कोहलबर्ग। पहले में लेवल्स पूछा गया था, दूसरे में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों स्टेजेस, यानी कि अवस्थाएं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे पहले थे लेवल को हम कहते हैं स्तर, ठीक है। हिंदी में भी आपको मैं बताना चाहूँगा, लेवल को हम कहते हैं जी स्तर, और ये जो हमारे स्टेजेस हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों अवस्थाएं, है ना। स्टेजेस आ गई हमारी अवस्थाएं, लेवल आगे स्तर, स्टेजेस आ गई अवस्थाएं। लेवल है हमारे 3, हर एक लेवल की 2 स्टेजेस है, 2 स्टेजेस है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी हमारी स्टेजेस होगी मोरल डेवलपमेंट की? 6। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, डीप चीज़ें हैं, तो आपने इन चीज़ों को अपनी जो नोट्स वगैरह है उसमें ज़रूर लिखना है। मुझे उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। लेवल्स के बारे में पूछा जाएगा, 3 लेवल्स है, और अगर पूछा जाएगा यहाँ पे स्टेजेस के बारे में, 6 स्टेजेस है। 6 स्टेजेस हमारी क्यों है? क्योंकि हर एक लेवल की 2 स्टेजेस है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, हु कंपेयर द
ह्यूमन माइंड विद एन आइसबर्ग। किसने? जो इंसान का मन है, यहाँ पे माइंड की बात करेंगे, मन को, है ना, हिंदी में लिखा गया होगा मन, यहाँ पे मस्तिष्क नहीं लिखा गया होगा। अगर हम बात करें सिगमंड फ्राइड की, तो आपको ही पता है इसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि इंसान का जो मन है वो किसकी तरह, जैसे एक आइसबर्ग हो। आइसबर्ग की क्या खासियत है? वो उतना ऊपर नहीं होता जितना कि वो नीचे है, ठीक है। अगर हम बात करें, जो आइसबर्ग है वो एक समुद्र में होता है ना, समुद्र में वो इतना ऊपर जैसे हमें दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए इससे कई गुना ज़्यादा वो नीचे है, क्योंकि उसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने क्या किया, जो मानव का मन है, जहाँ ह्यूमन माइंड है, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया? आइसबर्ग के साथ, ठीक है दोस्तों। कौन सी थ्योरी में किया? इन्होंने किया मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो चीज़ है वो पता लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे। इड इज रिलेटेड टू डैश प्रिंसिपल। सुना होगा आपने ईद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, सुना होगा मुझे उम्मीद है। जैसे यहाँ पे इदम, अहम और परा अहम। ईड आ गया हमारा इदम, अहम आ गया हमारी ईगो, और सुपर ईगो क्या आ गई हमारे दोस्तों? परा अहम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने सुनी होंगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाना चाहूँगा। देखो, ये जो हमारी मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी है, उसमें क्या है, जो सिगमंड फ्राइड है उसने किसको ज़्यादा वैल्यू दी है? जो हमारा अचेतन मन है, यानी कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो क्या कहता है? जो सिगमंड फ्राइड है उसका क्या कहना है कि ये जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो किसकी है? अनकॉन्शियस माइंड की, यानी कि अचेतन मन की। अब ये जो हमारा अचेतन मन है उसमें क्या है? हमारी ईड। ईड क्या होती है? हमारी छिपी हुई इच्छाएं। लाइक हमारी सेक्स से रिलेटेड कोई इच्छा है, लाइक जैसे कोई भी मतलब कि कोई भी इंसान बुरा काम कर देता है, जैसे लाइक आप समझ गए, जैसे कोई भी बुरा काम कर रहा है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर बंदा ऐसा काम कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ है? ईड है। क्या है? उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको किसके साथ जज करेंगे हम? ईड के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, ये जो ईड है वो कौन से सिद्धांत पे काम करती है? प्लेजर के, ठीक है। ये क्या बोलता है ईड की बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे तो बस अपना प्लेजर ही देखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, ईड इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ माइंड। ये जो हमारी ईड है वो कौन से माइंड के टाइप से रिलेटेड है? मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो अनकॉन्शियस माइंड है उस पर ज़्यादा है, जो सिगमंड फ्राइड है उसने ज़्यादा बल दिया है। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है उसी का एक हिस्सा है हमारा ईड, ठीक है। जो ईड है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ माइंड्स हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले कॉन्शियस। अगर हम बात करें कॉन्शियस माइंड की, तो ये जो हमारा दोस्तों कॉन्शियस माइंड है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कितना परसेंट होता है? 10% होता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड हमारा 10% है। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे अभी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हो, तो ये जो एक्टिविटी है, जो भी आपके माइंड में अभी करंटली चीज़ें आ रही है, वो कहाँ पे जा रही है? कॉन्शियस माइंड में। हो सकता है कुछ टाइम बाद अगर आपने प्रैक्टिस ना करी तो आप भूल जाओ। तो अभी करंटली चीज़ हो रही है वो कहाँ पे जा रही है? कॉन्शियस माइंड में, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों हमारी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं उसमें क्या होता है? हमें भूल जाती है, लेकिन ये ऐसा माइंड है जिसमें अगर हम थोड़ा सा जोर लगाएं तो चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है, चीज़ें हमें याद आ जाती है थोड़ा सा जोर लगाने पर। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये ऐसा माइंड है जिसमें जो चीज़ें अगर एक बार चली गई, इट मीन्स कि वो हम भूल ही गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें अगर हमारी कोई भी चीज़ जा रही है तो इट मीन्स भी वो जो चीज़ है वो हमें कभी भी याद नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा 4th क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी ईड है वो किसके ऊपर काम करती है? प्लेजर पे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ईगो की, तीनों क्वेश्चंस को आपने नोट करना है। ईड किसके ऊपर काम करती है? कौन से प्रिंसिपल पे? प्लेजर पे। ईगो किसके ऊपर काम करती है? रियलिटी पे, ठीक है। देखो, लाइक अगर कोई इंसान है जो कि किसी का मर्डर कर रहा है ना, मर्डर कर दिया, तो उसको उसका जब निष्कर्ष पता लग जाएगा कि हाय मैं तो जेल में भी जा सकता हूँ, तो वो जो निष्कर्ष पता लग रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? ईगो में। पहले क्या हुआ? उसको गुस्सा आया, उसने नहीं सोचा, उसने सोचा कि मुझे तो भाई सुख मिलेगा, इसका मैंने इससे बदला लेना है, इसकी डेथ, इसका जो मर्डर है वो करने के बाद मुझे सुख मिलेगा। बंदा चला गया, बंदे का मर्डर कर दिया।
वो ईड में चला गया। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो जेल होगी, मैंने तो ये गलत कर दिया, तो वो जो चीज़ है वो कौन सा माइंड कर रहा है, कौन सी यहाँ पे पर्सनैलिटी हमारी करवा रही है, ईगो वाली। ईगो किसके ऊपर काम करती है दोस्तों, रियलिटी पे। इसके अलावा दोस्तों हमारी सुपर ईगो है वो किसके ऊपर काम करती है, मोरालिटी पे। ठीक है, तीनों चीज़ों को आपने नोट करना है। ईड करती है प्लेजर पे, रियलिटी पे ईगो, और जो हमारी सुपर ईगो मोरालिटी पे चलती है। ठीक है, इसके अलावा जो ईड है वो कौन से माइंड का पार्ट है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का। ठीक है, आगे है टीएटी यूज टू एक्सेस डैश ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो टीएटी एक तरह का एग्जाम है, इसका यूज इंसान का क्या मापने के लिए किया जाता है, किसका आंकलन करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे टेस्ट है इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, इंसान की पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। एरिक्सन्स थ्योरी इज रिलेटेड टू विच फैक्टर। एरिक्सन की मनोसामाजिक थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, मनोसामाजिक थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, देखो मनोसामाजिक, एंड में क्या आ रहा है, सामाजिक, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, सोशल एबिलिटी की। जो इंसान की सामाजिकता है वही इंसान की पर्सनैलिटी को या लर्निंग को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे भी एरिक्सन की बात होगी, वहाँ पे क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे सोशल यहाँ पे भी आपको वर्ड मिलेगा, सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ मिलेगी, वो आपने समझ आना है एरिक्सन की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एरिक्सन की अवस्थाएं भी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बताना पड़ा चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप चीज़ों में ही फंसे रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, परफॉर्मेंस नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, PERMA। ठीक है, NENCE। ठीक है, परमानेंस। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व। चीज़ पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पियाजे की थ्योरी जो है बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ी है, और जो हमारा बैच चला हुआ था जिसमें हमने टैट वाले स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई है, उसमें भी हमने हर एक थ्योरी को डीपली पढ़ा है। फिर उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, जो भी हमारे की पॉइंट्स लिख रहे हैं, उनको मैंने अंडरलाइन करवा दिया, उनको मैंने हाईलाइट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे की थ्योरी में से भी एक निकला है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना जरूरी है कि ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो क्या होती है। इसमें बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ की छवि बनाने, लाइक आपने देखा होगा जो एक जैसे 1.5-2 साल का लड़का, लाइक 1 साल का लड़के की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहा है, उसने मान लो एक गुड़िया देखी है ना, गुड़िया देखी, अगर उस गुड़िया को हमने किसी तकिए के नीचे छुपा लिया तो वो जो बच्चा उस तकिए के नीचे से उस गुड़िया को क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। अब ये जो चीज़ है इसमें क्या हुआ, ये तो हमें इजी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, बच्चे ने सबसे पहले चीज़ को देखा, चीज़ की छवि अपने माइंड में बनाए। ठीक है, उस माइंड की छवि को लेकर ही बच्चा उस चीज़ को ढूंढ रहा है। जैसे उसको गुड़िया दिखाई दी, उसने अपने माइंड की जो छवि बनी है उसके साथ मैच कर ली कि हाँ भाई ये तो यही चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये जो हमारा लक्षण होता है, ये जो हमारा गुण है, कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 0 से लेकर कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है दोस्तों, 0 से लेकर 2 साल हमारी क्या आ गई हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है। इनको भी मैं आपको डीपली बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जीन पियाजे की जो भी थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन करें, जो भी की पॉइंट्स आ रहे हैं डीप पढ़ाई करके, जो भी हमारे की पॉइंट्स निकले हैं। देखिए दोस्तों, डीप चीज़ों को एनालाइज करना हमारा काम है, आपका काम सिर्फ इतना है जो कि डीप चीज़ों को एनालाइज करके मटेरियल मिल रहा है आपने उसको जरूर नोट करना है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो चीज़ है वही लिखी गई हो, जो मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, जो मैं इतना बड़ा यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, वो चीज़ भी मायने रखती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। और दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम का इस मंथ का हमारा टारगेट है कि हमने अपने 1 के जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको हमने कंप्लीट करना है। 1 के जो हमारे फॉलोअर्स हैं
उनको कंप्लीट करना है। तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो वही है जो कि मेरे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप मुझे जरूर फॉलो करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पूछा गया है, हु गेव SR थ्योरी इन साइकोलॉजी। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारी SR थ्योरी है यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, ये जो हमारी थ्योरी है इसके फादर कौन है, यानी कि किसके द्वारा दी गई, थॉर्नडाइक के द्वारा। यहाँ पे जो स्टिमुलस है उसका क्या होता है दोस्तों, उद्दीपक। कई बार जो टेक्निकल वर्ड है उसको आपको इंग्लिश में पता नहीं लगता, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो हिंदी में भी बता दूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो स्टिमुलस है उससे हम कहते हैं उद्दीपक, ठीक है। रिस्पॉन्ड क्या है हमारा, जो भी हमारी अनुक्रिया हो रही है। अब ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, लाइक देखो मैंने यहाँ पे खाना रखा हुआ है ना, खाना रखा हुआ है, आपको स्मेल आई और आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए आ गए। तो ये जो हमारा खाना है वो हमारा हो गया स्टिमुलस। आपने चीज़ को समझना है, जो हमारा खाना है वो हमारा हो गया स्टिमुलस। आप यहाँ पे खड़े हो, फिर ये जो प्रोसेस है स्टिमुलस की तरफ जो आप आकर्षित हुए, इसकी स्मेल आ रही है यानी कि आप इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये जो हमारा आप आकर्षित हो रहे हो स्टिमुलस की तरफ, ये आपका हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है हमारी SR थ्योरी। तो किसके द्वारा दी गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका ऑपोजिट है हु गेव RS थ्योरी इन साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हमारी RS थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया कि पहले रिस्पॉन्स होगा फिर उसके बाद स्टिमुलस आएगा। कैसे आएगा, अगर आपने ओपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ी हुई है, स्किनर की थ्योरी पढ़ी हुई है, स्किनर की बात कहाँ कहाँ पे होती है, स्किनर की बात होगी RS थ्योरी में, स्किनर की बात होगी री इन्फोर्समेंट थ्योरी में, स्किनर की बात होगी हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। सारी चीज़ों में किन की बात होगी, स्किनर में। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब स्किनर ने दोस्तों क्या किया, स्किनर ने किया एक इस तरह का कुछ बॉक्स सा बना दिया, एक इधर उसने लगा लिया, इस तरह से दो लीवर लगा दिया, बीच में एक चूहे को उसने बिठा दिया, ठीक है। एक चूहा पकड़ के लाया, एक बॉक्स में पैक कर लिया, और जो बॉक्स है उसमें क्या किया, दो तरह के लीवर सेट कर लिए। ये हमारा रेड आ गया, ये हमारा आ गया ग्रीन, ठीक है। रेड जब हम करेंगे इस तरह से कुछ होगा, उसने जब चूहा रेड के ऊपर पाँव रखेगा, उसने इस तरह से कुछ बिजली का बना दिया कि चूहे को करंट लगने लग पड़े, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन को ऊपर अटैच कर दिया, जैसे ही जो चूहा है वो ग्रीन कलर का ये जो लीवर है उसको दबाएगा, चूहे के आगे क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा। अब इसको RS क्यों कहा गया है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस क्यों कहा गया, क्योंकि चूहा जो है वो खाने के लिए काम नहीं कर रहा। चूहे को चाहे भूख लगी हुई है, लेकिन चूहे के सामने खाना थोड़ी ना है। चूहा ऐसे आया, अंदर आया, वो उछल कूद करने लग पड़ा, बाई चांस उसका जो पैर है वो इसके ऊपर ग्रीन लीवर के ऊपर आ गया, उसके बाद उसे स्टिमुलस मिल रहा है, जो खाना है जब वो अपना रिस्पॉन्ड दे रहा है उसके बाद मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो कि हमारी जो हमारी रीइंफोर्समेंट वाली थ्योरी में भी शामिल है, जो हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग में भी शामिल है, और जो हमारी यहाँ पे RS थ्योरी में भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और अपोजिट है, जैसे मैंने आपको बोला SR थ्योरी। ये जो SR थ्योरी है ये वैसे तो थॉर्नडाइक की खोज है, लेकिन इसके ऊपर एक और बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा था, उस बंदे का नाम है पेवलव, ठीक है दोस्तों। पेवलव ने जो अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है वो भी इसी सिद्धांत पे दी है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले खाना देंगे, स्टिमुलस बनाएंगे, और उसी को देखकर ही उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी पता लग गया होगा कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। अगर लगा होगा तो दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।